ये अभी आपको मैंने बता दिया कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी रिसर्च जब हम लोग शुरू करते हैं तो एक हमारी नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग या थिंकिंग होती है और एक आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि आपके रिसर्च में वो कौन सी 6 चीजें होनी चाहिए और उसका फर्क फिर आपके काम में क्या पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट है आपका एम्पेरिकली टेस्टेबल, सेकंड है रिप्लिकेबिलिटी, थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी, फिफ्थ है फॉल्सिफिबिलिटी और सिक्स्थ है लॉजिकली कंसिस्टेंट। एम्पेरिकली टेस्टेबल से मकसद क्या है कि हर वो चीज जिसको हम लोग जस्टिफाई करना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक मेथड विच कुड बी जस्टिफाइड थ्रू कोलैबोरेशन और जिसका काउंटर भी वैलिड हो। ठीक हो गया अली? जिसका काउंटर भी वैलिड हो और उसको हम लोग थ्रू किसी दूसरे मेथड के, या मतलब ये है कि अगर मैंने कोई काम कर दिया उसको मैं एक दफा फिर से करना चाहता हूँ। नहीं, मेथड मेथड मतलब एम्पेरिकली टेस्टेबल। एम्पेरिकली टेस्टेबल का मतलब ये है कि जब हम उसी प्रोग्रेस को एक दफा फिर से रिपीट करें तो वो हमें बता दे कि ये जो आपने तरीका अडॉप्ट कर दिया है ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया? दैट मीन्स एम्पेरिकली टेस्टेबल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेप्लिकेबिलिटी का। रेप्लिकेबिलिटी से क्या मुराद है कि कोई भी अगर उसको रिपीट करना चाहे, ठीक है, मतलब यह है कि अगर आप लोग लिखना चाहे तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह पॉसिबल है कि द एबिलिटी ऑफ ए साइंटिफिक एक्सपर्ट या साइंटिस्ट विच टू बी रिपीटेड टू obtain ए कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर उनको कोई भी करना चाहे, एनी वन कैन रिपीट, या फिर कोई भी उसको देखना चाहे तो उसके रिजल्ट जो हो वो हमारे साथ रिप्लिकेबल हो, मतलब आफ्टर रिपीटिशन वी शुड गेट द सेम रिजल्ट। और जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टैंड के अंदर या नेचुरल स्टेटा के अंदर आपने अगर फ्लाई ऐश डाल दी तो उसमें से आपकी जो सिचुएशन लेवल होगा वो इतने परसेंटेज का बढ़ेगा। तो ऐसा ना हो कि वो परसेंटेज बहुत ज्यादा स्पाइक करे, मतलब वो विद इन यूनिफॉर्म सीरीज में होना चाहिए। और रिप्लिकेबिलिटी से मुराद भी यही है बेसिकली कि आपके जो रिजल्ट हो उसको अगर कोई आम आंखों मतलब विद ओपन नेक्ड आई भी देख ले तो वो कम से कम काइंड ऑफ मेक सेंस। अब जिस तरह आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में एक एग्जांपल भी दी थी कि मैं एक एमएस थीसिस में एक जगह पे एक्सटर्नल एग्जामिनर चला गया तो उन लोगों ने विद एडिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दे ब्रॉट अराउंड 239% स्टेबलाइजेशन इन द नेचुरल स्टेटा, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है, देखो 2 से 3 वेज है रिप्लिकेबिलिटी के। एक ये है कि जब आप कोई कुछ रिजल्ट दिखा देना तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सके कि हाँ ये ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह के काइंड ऑफ रिजल्ट होते हैं जब आप ऑब्सेशंस होती है आपकी, या आप फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हो, तो इन चीजों की रिजल्ट में रिप्लिकेबिलिटी में रिसर्च में सिस्टमेटिक रिसर्च में कोई जगह नहीं होती। तो मतलब ये है रेप्लिकेबिलिटी का कि अगर कोई उसको एक दफा फिर से करना चाहे तो उसको भी सेम रिजल्ट मिलने चाहिए। जिस तरह 1+1=2=4, ये ना हो कि आपका रिजल्ट 3 हो और किसी और का रिजल्ट 5। ठीक है। और रेप्लिकेबिलिटी की फिर जस्टिफिकेशन भी आपकी इसी तरह होनी चाहिए कि एक तो है कि अगर आदमी उसको आम मतलब थ्रू प्रॉपर मेथड या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके उसको वेरीफाई कर ले, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि जब आप ऑडियंस को वो चीजें प्रेजेंट कर रहे हो तो वो उसको देख के भी उनको लगे कि ये ठीक कह रहा है। मतलब ये है कि अगर उसमें चेंजेस भी आए हो तो वो विद इन यूनिफॉर्म रेंज, मतलब ऐसा ना हो कि विद सीबीआर एडिशन ऑफ ए फ्लाई ऐश ऑफ फॉर अबाउट 5%, तो आपकी सिचुएशन लेवल या आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मतलब वो 3%
5% पे फॉर एग्जांपल बढ़ी है, और 10% पे आप कह रहे हो कि वो 50% बढ़ी है, तो वो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए जो मतलब एक अंडरस्टैंडेबल भी हो, क्योंकि हर एक चीज का एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होता है, जिसके बाद उसकी फिर चीजें जो होती है वो चेंज हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है कि जो इंडिपेंडेंट हो, पाक हो, उसमें से पेनिट्रेट न हुआ हो, कौन सी चीजें, आपकी आपके इमोशंस, आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन, आपकी इंडिविजुअल परसेप्शन, इन चीजों से वो बिल्कुल पाक साफ, और इसको अगर हम लोग फिर करना भी चाहे तो फिर हम उनको कर सके। अली क्लियर हो गया ना? हाँ, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी जो हो वो कंसेप्ट जो इंडिपेंडेंट हो हमारे इमोशन से, ओपिनियन से, परसेप्शन से, और हम जो कुछ कह रहे हो दिट शुड बी फार अवे फ्रॉम द जजमेंटल बिहेवियर। ठीक है। फोर्थ टॉपिक क्या है अली? ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी हमारे पास वो टूल है जिसके जरिए हम लोग ये देख सके कि फॉर एग्जांपल जो आप कह रहे हो क्या वो उसी तरह है कि नहीं। मतलब ये है कि आपकी जो रिजल्ट हो दैट शुड बी विजिबल, हाँ दैट शुड बी इजी टू वेरीफाई, सिंपल एज दैट। और मतलब ये है कि आपका जो काम हो इजी फॉर अदर व्हाट यू डेड, और उनको राइट ऑफ एक्सेस या राइट टू एक्सेस हो उनके पास कि वो फिर आपका काम देख सके। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं कि आप लोग यू शुड कम विद अ सीरियस एटीट्यूड, तो आप कह रहे हो कि हम सीरियस है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आपकी जो दिखाई देगी फ्रॉम योर रिजल्ट, फ्रॉम योर एग्जैक्टली फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, फ्रॉम योर प्रिपरेशन फॉर द सिस्टम, वो दिखाई न दे रही। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फलसिफिबिलिटी का। फलसिफिबिलिटी क्या है कि विच रिफर्स टूवर्ड फेक, फल्सिबल ऑब्जर्वेशन या टेम्पर्ड रिजल्ट, जिसको हम लोग आमतौर पे आप लोगों को भी असाइनमेंट 1 में एक टास्क मैंने दिया था जो था कि प्लेजराइज हुआ, मतलब प्लेजरिज्म ना हो। प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि जो आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, कंडक्ट करोगे, उसमें ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से अपना बैकग्राउंड बनाओगे दूसरों के स्टडीज को देख के। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि हाउ टू इंसर्ट ए साइटेशन, तो एक सेंटेंस हम लोगों ने कॉपी कर दी, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एब्जॉर्ब कर दिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उन्हीं अल्फाज को हमने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन किया। मतलब ये है, ये लिटरेचर रिव्यू का एक एस्पेक्ट है कि पहले आप एनालाइज कर लो क्रिटिकल क्रिटिकल चीजों को, इंफॉर्मेशन को, उनको एब्जॉर्ब कर लो, सीख लो पहले, उसके कहने का मतलब क्या है, फिर उसको अपने अल्फाज में लिख सकते। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आपने कीवर्ड्स बदलने नहीं है, यहाँ पे आपने अपनी तरफ से, फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह के अब कहते हैं मतलब जिस तरह हमारा ईमान है, अगर इस्लाम में आपने अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड कर दी तो फिर आप इस्लाम से निकल गए। मतलब यह है कि शाम की 3 रकात फर्ज है तो आप 4 क्यों नहीं पढ़ते, 6 क्यों नहीं पढ़ते, फॉर एग्जाम्पल। मतलब यह है कि ज्यादा सवाब के लिए बंदा ज्यादा मतलब वो पढ़े, लेकिन जो अहकाम इलाही है हमने सिर्फ उसी को ही फॉलो अप करना। तो सिमिलरली रिसर्च जो हो फलसिफिबिलिटी, उसमें से जो आप समझ ले, एब्जॉर्ब कर ले और फिर आप लिखना चाहे तो वो वही मतलब, ये ना हो कि आप अपनी तरफ से एक्सैजुरेटेड माइंडसेट से आप फिर लिखना शुरू करें कि इसका इतना इम्पैक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं नहीं, जो है बस वही हो, लेकिन अल्फाज आपके अपने हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारे साथ लॉजिकली कंसिस्टेंट। ठीक है। लॉजिकली कंसिस्टेंट से क्या मुराद है कि जितने भी रिजल्ट हो वो लॉजिकली एक्सेप्टेड हो। ठीक है। मतलब यह है कि क्लियर टू दी रिकॉर्डिंग्स हो, उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी मिक्स डिजाइन हो गई, या फिर उसमें कंट्रोडक्शन ना हो के
3000 PSI की बजाय आपकी रिजल्ट 3500 PSI दिखाई दे रहे हो, इस तरह की कंट्रोडिक्शन उसमें ना हो। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था और टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोग 7 लोग हो तो ये एक टॉपिक एक बंदे ने, मैंने ओवरऑल थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन करा दिया। अभी आप लोगों के साथ जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है, एक बंदा जो होगा एक स्लाइड उससे मैं वो कहता जाऊंगा, वो फिर उसको एक्सप्लेन करता जाएगा। ठीक है ना, ये 6 पॉइंट जो है ना, एम्पेरिकली टेस्टेबल, रेप्लिकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, फल्सिफिबिलिटी, लॉजिकली कंसिस्टेंट, ये तो मैंने जस्ट ओवरऑल आपको एक पिक्चर दिखा दी ना। हाँ, लेकिन ओवरव्यू आपको जस्ट दे दी। लेकिन एम्पेरिकली टेस्टेबल से मुराद क्या है, इसमें से हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं, रिसर्च के बैकग्राउंड में इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, ये सारी चीजें आपके लेक्चर रिकॉर्डिंग में मैंने शेयर की है। तो आप जो